हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का अपना जो टॉपिक है वो है होल्डिंग कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या होती हैं और सब्सिडरी कंपनी क्या होती हैं, इससे आपके जो क्वेश्चन हैं हर बार राइज किए जाते हैं। आप सिंपल ये याद रखना कि मान लिया ये कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। अगर कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया है, यानी कि ये क्या हो गया, आप ये मान लो कि ये हो गया सर ओनर की तरह। ठीक है, और ये बिकने वाला हो गया, यानी कि ये हो गया आपका परचेजर, ये आपका हो गया सेलर, ऐसे मान लो चाहे आप। तो ए ने बी को खरीदा, ए ने बी को खरीदा, तो इस कंडीशन में जो ए होगी वो होगी होल्डिंग कंपनी। क्या होगी? होल्डिंग कंपनी। और जो बी होगी वो क्या होगी? सब्सिडरी कंपनी। क्या होगी? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, और होल्डिंग कंपनी के लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 246 कंपनी एक्ट 2013। और सब्सिडरी कंपनी के लिए जो सेक्शन है सेक्शन 287 है। ठीक है ना, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसकी जो बुकिश लैंग्वेज है उसको आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी हो, उसको तो हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। और अगर सब्सिडरी कंपनी की हम बात करें तो सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी हो, यानी कि जिसका कोई ओनर हो। अब ये होल्ड कैसे करेगा, इसका ओनर कैसे बनेगा, इसके रिगार्डिंग देखिए। होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कौन होगी? जो कंपनी, जिस कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर होल्डिंग कंपनी, यानी कि ए कंपनी का अगर होल्ड है बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर, तो ए होल्डिंग कंपनी, बी सब्सिडरी कंपनी होगी, नंबर 1। या फिर जो बी कंपनी के जो शेयर हैं, किसके शेयर हैं? बी कंपनी के शेयर ए कंपनी ने खरीद लिए हैं, आधे से ज़्यादा शेयर, आधे से 51%। वैसे तो होता है 50 एंड मोर। ठीक है, यहाँ पर 50 एंड मोर का मतलब 50.5 भी हो सकता है, 50.1 भी हो सकता है, लेकिन जो फ्रैक्शन को न लेके हुए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक मान लेते हैं। तो इसका क्या बोलते हैं 51। वैसे अगर क्वेश्चन में दे दे तो आप बोलोगे 50 एंड मोर, 51 एंड मोर नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप, क्योंकि 50 से ज़्यादा होना चाहिए चाहे फ्रैक्शन में क्यों ना हो। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको पॉइंटों में न लेकर डायरेक्ट एक ही डाल देते हैं कि 51% हो। तो एक कंपनी की जो होल्डिंग है, कंट्रोल है, जो एक कंपनी के पास जो शेयर है बी कंपनी के, वो 50-51% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, या तो वो खुद खरीद ले, कौन? ए कंपनी खुद। या मान ले सपोज करो ए की भी कोई सब्सिडरी कंपनी थी पहले, यानी कि ए ने सी कंपनी के शेयर तो पहले खरीद रखे थे, अब उसको लगता है मुझे बी के और खरीदने चाहिए, तो या तो ये ए खुद खरीद ले या अपनी सब्सिडरी कंपनी को बोल दे कि आप ए के शेयर खरीद लो। तो ऑब्वियसली बात है, देखो अगर ए होल्डिंग कंपनी है सी की और सी होल्डिंग कंपनी बन जाए बी की, तो क्या होगा, सब्सिडरी कंपनी ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। तो ए की सब्सिडरी कंपनी सी भी होगी और ए की सब्सिडरी कंपनी बी भी होगी। तो आप ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, शेयर खरीदे जा सकते हैं। फिर आता है आपका कंसोलिडेट अकाउंट। अब जैसे कंपनी ए एंड बी दोनों बन गए, यानी कि ए ने होल्ड कर लिया बी कंपनी के शेयर पर, तो ए की बैलेंस शीट और बी की बैलेंस शीट दोनों को मैच करेंगे, दोनों को इकट्ठा बनाएंगे, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं कंसोलिडेट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में ये दिया गया है, तो आप वहां से भी अगर करना चाहो तो ज़्यादा डिटेल में वहां कर सकते हो, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर आ जाएगा सारा का सारा आपका। ठीक है, होल्डिंग कंपनी वैसे ही। तो आपको याद हो तो हम इसके कुछ ही क्वेश्चन करके जाते थे जब बीकॉम वगैरह में थे। तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट या कंसोलिडेट पीएनएल दोनों बनाने पड़ते हैं। तो ए प्रिपेयरिंग ऑफ सिंगल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दोनों का एक बनाया जाता है, दोनों की बैलेंस शीट मिला के, दोनों की और पीएनएल मिला के बनाया जाता है बाय एग्रीगेटिंग ऑल द आइटम ऑफ एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर। ये ठीक है। तो जो बी कंपनी है, जो बी कंपनी है, बी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें ए कंपनी की दिखा देते हैं कि हमने वहाँ पर आपको शेयर बेचे हैं। इसी तरह से ए कंपनी के अंदर जो एसेट साइड होती है उस इन्वेस्टमेंट में लिख देते हैं कि बी के शेयर खरीद लिए। ठीक है ना, एज इन्वेस्टमेंट। फिर कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो बी कंपनी के, वो बोलते हैं कि नहीं, हमें ए के साथ मर्ज नहीं होना, हमें पसंद नहीं है किसी अदर कंपनी के ओनर बनना। ठीक है, तो उस कंडीशन में आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो होते हैं जो शेयर होल्डर बी कंपनी के थे और ए के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहते। मान लिया कि ए कंपनी ने क्या किया, बी कंपनी के शेयर खरीद लिए, हमने बोला सर 51% होते ही होल्ड हो गया। ठीक है, मान लिया कि 49% बच गए, कितने बच गए? 49। ये बोलते कि नहीं, हम तो ए कंपनी के अंदर शेयर होल्डर नहीं बनना चाहते, तो इनको क्या बोलेंगे? इन 49 को बोलेंगे माइनॉरिटी। क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी
शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अब जो ये 49 है, क्या इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, इनका भी इंटरेस्ट है। इनसे कैसे डील करेंगे? ठीक है, वही हम देखने वाले हैं। तो व्हेन ए कंपनी होल्ड मोर देन 50%, देखना 51% तो मैंने बोला कि फ्रैक्शन है इसलिए वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? मोर देन 50% है, ठीक है ना। ये जैसे 50.12 हो सकता है, 0.10 हो सकता है, कुछ भी लगा लो आप XYZ, लेकिन हम फ्रैक्शन को यूज नहीं कर 51 बोल देते हैं। मोर देन 50% ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी, देन द होल्डर ऑफ रेस्ट ऑफ शेयर, यानी कि जो बच गए हैं, जो शेयर बाकी बच गए, जो 49 जो शेयर हैं, 49% शेयर है वो बच गए हैं, उनके होल्डर को माइनॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? माइनॉरिटी। दे हैव वोटिंग पावर इन देयर प्रोपोर्शन। अब वोटिंग पावर तो लेते हैं, मान लिया 100% डिसीजन लेना है, हाँ 51% मान लिया कि एक कंपनी ने ले लिया, लेकिन 49% तो उनके पास भी है। ये अलग बात है कि उनका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो डिसीजन लेना है वो 41% से कंसिडर कर, लेकिन शेयर तो है ना, ठीक है, वोटिंग पावर तो है 49%। तो इसी तरह से माइनॉरिटी को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो कैलकुलेशन करते टाइम माइनॉरिटी को क्या हम ऐड करेंगे, क्या हम लेस करेंगे, ये देखना है। देखिए, सबसे पहले जो सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल थी, उसके अंदर उनको हिस्सा मिलेगा 49%। मान लिया कि 100 करोड़ थी, तो 49% तो माइनॉरिटी ले गए ना, 49 करोड़ तो, ठीक है। इसी तरह से सब्सिडरी कंपनी के जो रिजर्व थे, सरप्लस थे, सारे के सारे किसके बन जाएंगे, कौन किसके हो जाएंगे, उनमें इनका प्रोपोर्शन हो जाएगा 49%, ये रिजर्व में भी पार्ट ले लेंगे अपना। इसी तरह से अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है आपने, तो जो पोर्शन प्रॉफिट का है वो भी सब्सिडरी कंपनी का किसको मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं सब्सिडरी। देखो एक बात और, माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको जो राइट मिलेगा वो सिर्फ सब्सिडरी में मिलेगा, होल्डिंग में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि होल्डिंग में तो इंक्लूड ही नहीं होना चाहते, ये भी ध्यान रखना। इसी तरह से अगर लॉस है तो कोई उससे हम ले लेंगे, किससे? माइनॉरिटी से। और अगर कोई सब्सिडरी का ट्रेडिंग वगैरह लॉस है, रिवैल्यूएशन का लॉस है, ट्रेडिंग मतलब जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस करते हैं, PNL का लॉस बोल लो आप, वो है तो हम उससे ले लेंगे। तो ये था आपका होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के रिगार्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या करो ना करो, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इतना भी मे बी इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है फिर आपका अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की क्या एंट्री करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, इसको, ये पहली बात है सर, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते, नॉट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा जी, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये और बता दो सर। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? भाई एक कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी एंट्री हम दो खातों में करते हैं, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन से याद आया कि एक तो वर्ड यूज करते हैं हम ट्रांजैक्शन, एक करते हैं हम इवेंट वर्ड यूज। आपने देखा हो कि जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड हम किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। ट्रांजैक्शन तो क्या होती है? मान ले कि आप कंपनी हो, आपने कोई गुड्स सेल किया या परचेज किया, तो जितने का सेल या परचेज किया वो तो हो गया आपका ट्रांजैक्शन। अब मान लिया आपने राम से परचेज किया था, तो आपने क्या किया? राम से जितना साल के दौरान परचेज किया, सेल किया, उसका एक अकाउंट बना लिया, लेजर बना लिया। उस लेजर का जो बैलेंस वगैरह होता है वो क्या कहलाता है? आपका इवेंट हम बोलते हैं। यानी कि आप ये मान लो कि सर इवेंट जो होता है ना, वो ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट होता है। क्या होता है? ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम ट्रांजैक्शन इवेंट, ये तो छोटा सा वैसे टॉपिक था, लेकिन अपना जो टॉपिक है क्या सर? सिंगल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं इसको, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोल सकते हैं। यानी कि आप क्या करते हो अपना, ये हम नॉर्मली करते हैं जो छोटे दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा हो सर, एक तो वो कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कैश बुक मान लो, कैश बुक यानी कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं नंबर 1 तो। और दूसरा सर वो पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, राम को उधार दिए, श्याम को उधार दिए, पर्सनल अकाउंट। तो जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें दो ही अकाउंट मेंटेन करके चलता है। कौन? ये जो बिजनेसमैन होता है, ये क्या होता है? स्मॉल बिजनेस हाउसेज ऐसा करते हैं। कौन करते हैं? जो स्मॉल बिजनेस हाउस होते हैं वो इनकम्प्लीट अकाउंट करते हैं अपनी मर्जी का। उसको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन 2 में करनी है, तो देखो हर ट्रांजैक्शन को 2 खातों में नहीं लिखते। कुछ ट्रांजैक्शन को ये 2 खातों में लिखते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन को ये एक अकाउंट में लिखते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन को ये लिखते भी नहीं, ठीक है ना। इनकी मनमर्जी के ऊपर है, हो जाएगा। तो कैश बुक एक क्या बनता है? पर्सनल अकाउंट। बस यही ये 2 खाते बनाते हैं, ना तो ये PNL बनाते, ना ये ट्रायल बैलेंस बनाते, ठीक है, और ना ही ये बैलेंस शीट वगैरह बनाते। ये ध्यान रख लेना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सर ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ वो भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। होप सो ये आपको समझ, ये इसका क्रक्स था जो मैंने बताया। सर जी छोटे बिजनेसमैन इसको बनाते हैं, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट 2 ही तरह की एंट्री करते हैं, ठीक है।
और हर एंट्री को नहीं लिखते, अपनी सुविधा के अनुसार, ये कन्वीनियंस के अनुसार लिखते हैं। इट इज़ नोन है, इसको अनकम्प्लीट अकाउंट बोलते हैं, कंपोजिट सिस्टम बोलते हैं, हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं, या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। हो जाएगा। सम ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करते हैं सर दोनों साइड में, जबकि कुछ क्या करते हैं एक साइड में, और कुछ ना भी करते हैं ये, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। अब जैसे दोनों साइड एंट्री करते सर, उसका कोई एग्जांपल, हाँ जी देखिए, अगर आपने कस्टमर से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की थी सर कि एक तो कैश अकाउंट हम ओपन करते हैं और एक आपका पर्सनल अकाउंट, क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट। अब देखो कस्टमर से पैसा मिला तो कस्टमर क्या होगा, पर्सन राम से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट हो राम, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे डेबिट, पर्सनल को क्या कर देंगे क्रेडिट, दोनों एंट्री होगी, तो डबल एंट्री सिस्टम भी फॉलो हो गया सर। हाँ जी, लेकिन हर जगह नहीं करते। जैसे आपने मशीनरी खरीदी तो कैश का तो हो गया, लेकिन मशीनरी तो क्या है, मशीनरी सर रियल अकाउंट है, तो ये रियल अकाउंट की एंट्री करता ही नहीं है, ये रियल और नॉमिनल अकाउंट की एंट्री नहीं करता। तो आप बोलो सर कैश तो रियल है, हाँ है, लेकिन सिर्फ उसी की एंट्री करता है और किसी की नहीं, एक्सेप्शनल बोल लो आप चाहे, लेकिन नॉर्मली ये रियल और नॉमिनल अकाउंट की एंट्री नहीं करता। इसलिए इसका छोटे मोटे बिजनेस में तो रोल हो सकता है, लेकिन बड़े बिजनेस में रोल इसका नहीं होता। ओके, तो सिर्फ कैश की एंट्री करेगा। मशीनरी खरीद, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, तो कैश की एंट्री कर देगा, मशीनरी को छोड़ देगा ये। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कैश बुक बनाई जाती है, सब्सिडरी बुक बनाई जाती है, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक आर केप्ट एंड डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट ओपन। अब आपको पता है सर डेटर एंड क्रेडिटर, जो डेटर और क्रेडिटर अकाउंट है सर, ये रिप्रेजेंटेटिव आपके पर्सनल अकाउंट हो गए, ठीक है, क्या हो गए आपके पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे, हाँ या ना बोलो, तो पर्सनल अकाउंट की एंट्री है। इसलिए डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड ये एंट्री करता है, कैश बुक बनाता है, डेटर की एंट्री करता है, क्रेडिटर की एंट्री करता है, ठीक है, और जो पर्सनल अकाउंट है उनकी एंट्री करता है। इसके अलावा पोस्टिंग ऑफ कैश बुक इज मेड ओनली इन द पर्सनल अकाउंट फॉर द ऑल कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, यानी कैश बुक से जो एंट्री है वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट में डाले जाती है और कहीं नहीं डाले जाती। एसेट परचेज इन कैश रिकॉर्ड इन द कैश बुक ओनली, उसकी पोस्टिंग आप बोल सकते हो मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट में नहीं की जाती। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है सर, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, वो ओपन ही नहीं किए जाते, ठीक है। इसके अलावा सर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की, जब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं बनाती तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। ये स्मॉल बिजनेस हाउसेज के लिए अच्छा रहता है, कोर्ट के प्रूफ के रूप में इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, कैश और पर्सनल अकाउंट को ये ओपन करता और अकाउंट को ओपन नहीं करता। हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन चलते हैं फिर आप में, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट, ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग है क्या क्या कर सकते हैं सर, एक काम तो ऐसा कर सकते हैं सर, ओपनिंग कैपिटल तो होगी भाई, कुछ तो पैसा लेके आया होगा, और कुछ क्लोजिंग कैपिटल होगी, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है तो सर प्रॉफिट होगा, क्लोजिंग कैपिटल कम है तो लॉस हो जाएगा। या फिर कॉलमनर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस एक साइड तो लिख लो पैसा आया, एक साइड लिख लो पैसा गया। या फिर डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड कैपिटल, यही होगा डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड कैपिटल। या फिर क्या करेंगे सर, कन्वर्ट कर देंगे सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है, सिंगल क्या कर देंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री। तो ये सर बहुत ही पेचीदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर कुछ आइटम तो ऐसे होगी जो हमने छोड़ दी, तो मिसिंग आइटम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपकी बात जायज़ है, तो इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज इन रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी इसका यूज नहीं कर सकती। ओके, चलो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल से और करवा देता हूं कि क्या कुछ होता है ये, ठीक है। देखिए भाई, करते हैं हम स्टार्ट। इसके अलावा आप लिख सकते हो, पहले तो हम लिखेंगे सर इसके फीचर क्या क्या है, फीचर ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के सर फीचर क्या क्या हैं वो बताइए पहले तो हमें। सबसे पहले तो क्या करता है ये सर, ये सिर्फ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करता है, उसके अलावा ये कुछ नहीं करता, रियल और नॉमिनल अकाउंट को नहीं लेके चलता, पहला। अच्छा सर, इसकी एंट्री कैसे चलती है फिर, ये डिपेंड ऑन ओरिजिनल वाउचर, जो रसीद लेके आते हैं ना, डिपेंड ऑन ओरिजिनल वाउचर, जो कैश मेमो वगैरह रसीद वगैरह आप लेके आते हो उन्हीं पे डिपेंड रहता है, जो इनवाइस वगैरह है और पे डिपेंड नहीं रहता। इसके अलावा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि कोई भी एक समानता नहीं रहती। जैसे मान लेके मैंने बोला कि ये अपने अकॉर्डिंग करता है, क्या करता है ये अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ये मान लेके जैसे मेरे पास बिजनेस है तो मेरा मन किए गया मैं उस एंट्री को कर दूंगा, जो मन नहीं करता उसको नहीं करते,
ठीक है, कोई यूनिफॉर्म नेचर नहीं है, यानी कि एक बिजनेस हाउस कुछ मेथड अडोप्ट कर रहा है, एक बिजनेस हाउस कुछ मेथड अडोप्ट कर रहा है। आप देखते हो जो छोटे मोटे दुकानदार है, कोई लिखते हैं कैश की सेल को, कोई नहीं लिखते, कोई कैसे करते, कोई कैसे करते, तो अलग अलग बिजनेस हाउस अलग अलग होते, तो कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखना। फोर्थ वन क्या आता है, सुटेबल है सर। ये सुटेबल कैसे सर, बनाना आसान है, मतलब इसके लिए कोई ज़्यादा स्किल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और लेस एक्सपेंसिव होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको सीए करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर स्मॉल बिजनेस, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज होते हैं उनके लिए ही यूजफुल होता है, बड़े बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। ये फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबल तो अपने आप होना सर, जो करेंगे, जो एंट्री मन करेंगे वो एंट्री कर लेंगे, नहीं करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, सिक्स्थ वन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल्स अकाउंट। इसमें जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं ना, आप बोलो, अब तो आप बोलो सर कि पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई नहीं जाती, लेकिन इसमें उनकी जगह दूसरे अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी कि इसकी फॉर्म में फाइनल अकाउंट क्या होते हैं वो देखिए। तो इसकी फॉर्म में फाइनल अकाउंट क्या होते हैं वो हम देखते हैं। एक तो बनाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, क्या यूज करता है सर, एक तो यूज करता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। यहाँ पर अफेयर वो नहीं है लड़का लड़की वाला, यहाँ पर अफेयर का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन वो करते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और दूसरा आता है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। सेकंड क्या है, कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड, कि सर क्या करो, सिंगल एंट्री जो सिस्टम आप उसको कन्वर्ट कर लो डबल एंट्री सिस्टम में, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, अगर पेपर में पूछ ले सर ये पीएनएल की जगह बनाया जाता है बैलेंस शीट की जगह, तो आप बोलोगे ये बैलेंस शीट की जगह, किसकी जगह, इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जगह हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड्स। क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। तो सर इसमें कैलकुलेशन कैसे, वैसे इसके नाम बहुत सारे दे रखे हैं, तो क्या क्या नाम है इसके, एक है सर कैपिटल कंपैरिजन मेथड, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड, इसको कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नेट वर्थ मेथड, इसको क्या बोल सकते हैं, नेट वर्थ मेथड, नेट वर्थ मेथड, ये भी इसको बोलते हैं। सर इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे आप क्या करोगे, इसमें जैसे ये बैलेंस शीट की जगह बनाया जाता है, तो आप इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका किसका बना रहा हूँ मैं, ये बना रहे हैं हम स्टेटमेंट वाले का। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर कैपिटल जो, क्योंकि देखो कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, तो कैपिटल निकालनी है, तो क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इस तरीके से हम कैपिटल निकाल सकते हैं इसकी बैलेंस शीट को, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हम जान सकते हैं। ठीक है, ये तो आसानी है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है सर वो ये है, क्या है कि सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा एक तो ये हो जाएगा। अच्छा प्रॉफिट की कैलकुलेशन और अगर इसी मेथड से करें तो किसकी कैलकुलेशन, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल, फिर उसमें जोड़ दोगे क्या, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, फिर उसमें क्या कर दोगे, अगर आपने कोई कैपिटल लगाई तो माइनस कर दो, क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल, क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल, और माइनस क्या कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल। अरे कुछ अलग नहीं है, हम क्या करते थे नॉर्मली सर, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जोड़ देते, फिर ड्राइंग हटा देते थे, फिर क्लोजिंग आ जाता था। इसमें उल्टा चलना है, क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा होगी तभी प्रॉफिट होगा ना। मैंने बोला था ओपनिंग में जितना पैसा लगाया, क्लोजिंग में अगर ज़्यादा उनका डिफरेंस है तभी तो प्रॉफिट है, वही इसने बोल रखा है, बस इस फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट होगा ओपनिंग से, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया, और इससे ज़्यादा इसका कुछ भी नहीं किया गया है। कर लोगे। अब करते हैं कन्वर्जन मेथड, कौन सा करते हैं हम, कन्वर्जन मेथड। देखिए सेकंड मेथड अपना कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम, कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना, तो इसके स्टेप कौन कौन से आपको स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन आता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सबसे पहले तो आप बनाओ क्या, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अभी बना के आए थे ना, इन द प्लेस ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले तो ये करना है। फिर आपको दूसरे नंबर पे बनानी है कैश बुक, क्या बनानी है, कैश बुक। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको बनानी है सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक।
जो परचेज की, जो कैश परचेज किया, कैश सेल किया उनकी, और साथ के साथ जो डेटर क्रेडिटर है उनकी सब्सिडरी बुक। और फिर बनाने हैं आपको आप बोल सकते हो यहाँ पर फाइनल अकाउंट आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो? फाइनल अकाउंट। ठीक है, क्या बना सकते हैं यहाँ पर? फाइनल अकाउंट हम बना सकते हैं। तो ये था इसके रिगार्डिंग। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर कि हम जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है या जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें हम कुछ आइटम को छोड़ देते हैं सर, जैसे कि रियल और नॉमिनल नेचर की जो एंट्री होती है उनको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले डीमेरिट करवा दो, फिर इसका थोड़ा सोल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, डीमेरिट। तो डीमेरिट में क्या क्या आएगा? डीमेरिट में सर एक तो पहली बात है नोट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, नोट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो कुछ बच्चों का ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग क्वेरी थी कि सर ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग का पार्ट है या अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या माना है कि ट्रायल बैलेंस ना तो बुक कीपिंग का पार्ट है और ना ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, सॉरी अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है ना, ना ही तो बुक कीपिंग का है और ना ही अकाउंटिंग का है। तो सर ये पार्ट किसका है? ये किसी का पार्ट नहीं है, वर्किंग नोट्स हैं। क्या है ये? वर्किंग नोट्स हैं। तो आप इसको वर्किंग नोट्स की तरह ही लेना, किसी के अंदर नहीं डालना इसको, ये ध्यान रख लेना। लेकिन कुछ बुकों में इसको अकाउंटिंग में डाला गया है, कुछ बुकों में इसको बुक कीपिंग में डाला गया है। ठीक है, तो आप एज सच कोई रूल नहीं है, ये वर्किंग नोट्स है, आपको ध्यान रखना, नोट्स है ये। ठीक है ना, तो ये किसी का पार्ट नहीं है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये सीए की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि जो सीए की ऑर्गेनाइजेशन संस्था है ICAI है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये क्या है? इंटरनल चेक इज नॉट पॉसिबल। इसके थ्रू आप इंटरनल चेक का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं क्यों ना अपने अकाउंट खुद ही चेक कर लूँ ताकि ये पता चल जाए कि घपला कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर नुकसान कर रहे हैं एम्प्लॉयज, कहाँ पर। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और तो डिमेरिट सारी आपको पता ही है सर। ये रिवेन्यू आपका थर्ड वन हमें लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं क्या सर? ये रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को नहीं बनाता, नॉमिनल अकाउंट ये नहीं प्रिपेयर करता। ठीक है, तो अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है अपना कि सर कि जो मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट ऑफ मिसिंग फिगर, कैलकुलेट ऑफ मिसिंग फिगर इन इनकम्प्लीट अकाउंट, इन इनकम्प्लीट अकाउंट। इसके अंदर मिसिंग फिगर बताओ सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके फिर से स्टेप है। क्या है? इसके फिर से स्टेप्स दिए गए हैं, ये स्टेप्स आपको याद करने हैं। पहला क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। पहले क्या करेंगे? वही सेम प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे करेंगे क्या सर? कैश बुक। सर ये तो आपने यहाँ भी लिख रखा, हाँ जी यहाँ भी है। तीसरे पे क्या करेंगे? तीसरे पे करेंगे आपका टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट। ठीक है, अच्छा डेटर कब होंगे? जब क्रेडिट सेल दे रखा हो। क्या दे रखा हो? क्रेडिट सेल। और साथ के साथ आप क्या करोगे? ओपनिंग डेटर, क्रेडिट सेल और ओपनिंग डेटर। ठीक है, जो क्रेडिट सेल है और ओपनिंग डेटर है उनका बैलेंस तो करना है क्या? डेबिट। उनको क्या करना है आपको? डेबिट। ठीक है, क्रेडिट सेल और ओपनिंग डेटर को हम क्या करते हैं? आप बोल सकते हो कि डेबिट बैलेंस में। क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सर क्लोजिंग डेटर का क्या करेंगे? फिर क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग डेटर को तो आपने डेबिट कर दिया, क्लोजिंग डेटर दे रखा है या फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अगर कैश मिला है डेटर से तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो उसकी एंट्री हम कर देंगे क्रेडिट। क्या कर देंगे? क्रेडिट। आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्या कि जो टोटल डेटर है, क्या है? जो टोटल डेटर है वो अकाउंट जब आप बनाओगे तो उस अकाउंट के डेबिट में तो लिखोगे कैश सेल और ओपनिंग डेटर, और क्रेडिट में लिखोगे क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो बिल्कुल देखा, आप कन्वर्जन एंट्री के रूल तो यही चल रहे हैं, लेकिन क्या क्या जो सब्सिडरी बुक है उसको क्लासीफाई कर दिया निकालने के लिए। यहाँ तो सिंपल नाम लिख दिया था, यहाँ इसी सब्सिडरी बुक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सर यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है फोर्थ पॉइंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। उसमें क्या करेंगे? उसमें करेंगे क्या? जो आपका क्रेडिट परचेज और
ओपनिंग क्रेडिटर है उसको क्या कर देंगे सर, उसका बैलेंस हम कर देंगे क्रेडिट और इसको कर देंगे डेबिट। तो ये आपको ध्यान रख लेना, क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है जो ओपनिंग कर लोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा ये तो। और लास्ट में वही फिर बनाना, पांचवा पॉइंट क्या है सर, फाइनल अकाउंट बनना, क्या बनाने, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो होप शो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट अकाउंट का होता क्या है, और इससे ज़्यादा करना भी नहीं है आपको, कहीं वेस्ट करो टाइम अपना। ठीक है, समय बहुत कीमती है जी। नेक्स्ट वन आता है फिर अपना अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग फर्म। क्या आता है, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग फर्म। तो जो नॉन ट्रेडिंग फर्म है उसकी एंट्री क्या कुछ करेंगे, देखिए अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग फर्म के रिगार्डिंग। तो नॉन ट्रेडिंग फर्म जो होती है वो अपना है क्या सर, जो हम करते थे वही है क्या ये +2 में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी बिल्कुल वही है, क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा इसकी खासियत क्या है, ये ओनली कैश बेस आइटम लिखता है। कौन से लिखता है, ओनली कैश बेस, कैश बेसिस पे चलता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं चलता। एक तो आपको ये ध्यान रखना, जो एनजीओ टाइप होते हैं ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी का पार्ट हो जाता है। क्या याद रखना है सर, ये कैश बेसिस एंट्री करता है, अक्रूवल बेसिस नहीं करता, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट है इसमें, दीज फर्म आर फॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग। ये फर्म किस लिए बनाई जाए सर, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन्स या चैरिटी वगैरह या कोई अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव है उसके लिए बनाई जाती है। पहली बात, एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट इज प्रोहिबिटेड टू इच मेंबर। जो इसके मेंबर बनते हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये फिर सर्वाइव कैसे करते हैं सर, चाहे डोनेशन कोई दे दे, ग्रांट दे दे, सब्सक्रिप्शन वगैरह दे दे, चंदा वगैरह जहाँ से आ जाता है वो मेंबर भी दे सकते हैं और पब्लिक, आम पब्लिक भी दे सकती है, तो वहाँ से इसका काम चल जाता है। इसके अलावा ये अपने सर फिर खर्चे क्या, अगर चंदा ना मिले तो क्या करेंगे, अगर चंदा ना मिले तो ये अपने नाम से रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, कैंटीन वगैरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन इनका मेन मोटिव क्या होता है, अच्छा जो इनसे प्रॉफिट होगा सर क्या वो मेंबर लेके जाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके प्रॉफिट को मेंबर नहीं ले जा सकते, ये ध्यान रख लेना। और ये जो एनपीओ, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कंपनियां जो है अपने मेंबर को डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, यानी कि मेंबर के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये समाज के बेनिफिट के लिए। तो इनसे जो पैसा आएगा वो इसी की पर्पज के लिए यूज किया जाए। मान ले कोई अनाथ आश्रम है, तो जो अनाथ आश्रम है वो क्या करेगा, पहले एक ब्रांच दूसरी ब्रांच ओपन कर देगा अगर ये खोल रखे तो। लाइक ये कौन कौन से, जैसे कोई क्लब हो सकता है, हेल्थ क्लब हो सकता है, ठीक है, और ये दारू दूरू वाला क्लब की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, या लाइब्रेरी हो सकती है, ऑर्फनेज हो सकते हैं, अनाथ आश्रम हो सकते हैं, या फिर रिक्रिएशन सोसाइटी जो मनोरंजन के लिए बना दे, खेल कूद के लिए बना दे। पॉलिटिकल पार्टी देखो जी, इनका तो मेन मोटिव होता ही नहीं है कि ये प्रॉफिट अर्न करने। हॉस्पिटल हो गया, रिलीजियस हो गया, इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल, कॉलेज, गेम, स्पोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी होती है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, इट यूज कैश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये सिर्फ कैश सिस्टम को, बुक कीपिंग को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर क्या अकाउंट, इसके अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं। एक तो बनाते हैं सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक हम बनाते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 2 अकाउंट इसके अंदर बनते हैं और वो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। देखिए क्या क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाने वाले हैं। देखिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसकी जो बारीकियां हैं वो हमने पढ़नी। पहली बात तो सर ये क्या होता है, ये रियल अकाउंट होता है। क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का भी रूल क्या होता है, हाँ जी, डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्या रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ये रियल अकाउंट का रूल होता है। कैश अकाउंट इसमें आता है, बैंक अकाउंट नहीं आता, क्योंकि बैंक जब बनाया गया था उसको आर्टिफिशियल पर्सन माना गया था, पर्सनल अकाउंट में आता है, थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हम बात करें, पहली बात सर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है ना कैपिटल एंड रिवेन्यू दोनों नेचर की आइटमें आती हैं। आपको याद हो जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर रिवेन्यू आती है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल नेचर की आइटम आती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या आती है सर, दोनों तरह की आइटम आती है, वेरी गुड। इसके अलावा ओनली कैश आइटम आती है, क्या आती है, ओनली कैश आइटम इसके अंदर आती है। इसके अलावा सर इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या फ्यूचर ईयर, सारे ईयर आते हैं सर इसमें, तीनों सालों के, यानी कि जो करंट में चल रहा है वो भी, पिछला चल रहा है वो भी, आगे आएगा वो भी, ये तीनों की जो अमाउंट होती है वो इसमें लिखते हैं। क्या क्या था इसका फीचर, और यही पेपर में आएगा, ज़्यादा नहीं, क्या रियल अकाउंट होता है सर,
और कैपिटल और रेवेन्यू नेचर सारी हर तरह की आइटम इसमें लिखी जा सकती है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर आइटम लिख देते हैं और उनमें कैश आइटम होता है। ठीक है, बस यही सारा कुछ था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर भी एक बार रीडिंग ले लेते हैं क्या कुछ दे रखा है। पहला, सर ये प्रिपेयर इट इज प्रिपेयर टू नोइंग द कैश बैलेंस और कैश पोजीशन किसकी, नॉन ट्रेडिंग फर्म या प्रोफेशनल पर्सन की कैश बैलेंस जानने के लिए किया जाता है, भाई उसकी कैश की सिचुएशन क्या है। ठीक है, इट इज नॉट ए मेथड ऑफ बुक कीपिंग का कोई मेथड नहीं है, बट ए समरी ऑफ द कैश बुक। ये कैश बुक की क्या है, एक समरी क्या है, कैश बुक के बेस पे ये बनाया जाता है, आप ये मान सकते हो। ठीक है, इट कंटेन ऑल कैपिटल और रिवेन्यू दोनों नेचर की आइटम होती है। रियल अकाउंट होता है सर ये, और जो आपकी जो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें इग्नोर की जाती है। क्या किया जाते हैं, इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड ओनली कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। नॉन कैश एक्सपेंडिचर या इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे नेक्स्ट ईयर हो, चाहे करंट ईयर का तो लिखेंगे, इसमें लिखने का करंट ईयर और लिख देंगे सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी असरटेन बाय दिस अकाउंट, इससे प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलता, इसलिए तो हम इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में चले जाते हैं। इसके अंदर आइटम क्या क्या आएगी, देखो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है सर, इसमें क्या कुछ आता है वही। अच्छा, कैसा अकाउंट है सर, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है सर, डेबिट और कम, तो रिसिप्ट होगी तो डेबिट में और पेमेंट होगी तो क्रेडिट में, बस सिंपल सा याद रखना है। इसमें कैश बैलेंस होता है क्योंकि कैश बुक के बेस पे बनाया जाता है, और सब्सक्रिप्शन जो चंदा मिला वो 3 सालों का, लाइफ मेंबरशिप, इंट्रांस फलान, ये पढ़ लेना, ये तो पढ़ते आ भी रहेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो जो सबसे जरूरी क्या है सर, इसमें है ना कैश का बैलेंस लिखा जाता है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। कौन सा बैलेंस लिखा जाता है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है सर, कैश का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग किस में आता है, तो आप बोलोगे रिवेन्यू एंड सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आता है। लिख लोगे क्या, कैश बुक के बेस पे बनाया जाता है ये सारे खर्चे हैं, कहाँ कहाँ उसके खर्चे लगेंगे। इसके अलावा आता है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर इसमें एक अकाउंट और बनाते हैं, आपने बताया था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालता नहीं है, तो कौन निकालेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं इसको थोड़ा नंबरिंग दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या याद रहे सर, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 अकाउंट बनाता है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, ये कैसा अकाउंट होता है सर, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर। रूल क्या है नॉमिनल नेचर का, बोलिए, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो इसलिए इनकम को यहाँ पर क्रेडिट किया गया, एक्सपेंडिचर को यहाँ पर डेबिट किया गया है। और याद है वो क्या, हाँ बोलिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसमें उल्टा रूल था, उसमें रियल अकाउंट का, तो थोड़ा ध्यान रख लेना आपको, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें भी क्या सर 3 साल की आइटम आएगी, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ करंट ईयर की। किसकी आएगी, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आइटम इसमें लिखी जाती है सर। फिर रिवेन्यू और वो दोनों नेचर की नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम आती। क्या आती, लाइक पीएनएल की तरह हो गया भाई। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, और जिसका मैन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जैसे एनजीओ टाइप नॉन प्रॉफिट, वो रिवेन्यू अकाउंट बना लेते हैं करंट ईयर की। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ जी कर लेंगे सर। क्या इसमें कैश का बैलेंस आता है, अरे नहीं आता भाई, कैश का बैलेंस कैसे आएगा, तो कैश का बैलेंस इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कैश के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किस अकाउंट में दिखाया जाता है, तो आप बोलोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, नोट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर समरी लिखी जाती है ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, जो करंट ईयर के अंदर है, नॉन ट्रेडिंग फर्म की है। जो कैपिटल आइटम है वो नहीं लिखी जाती। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सब सारी आइटम क्या, यानी कि इसमें आप बोलो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर कैश आइटम, कैश बेस, कैश एंड अक्रूवल बेसिस, कैश एंड अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाए। लाइक आपको याद रखने के लिए क्या बता दूं, ये पीएनएल की तरह है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है। इनको भी जानना तो है कि कुछ अठन्नी चुमन्नी है या नहीं हमारे पास। ठीक है, तो बस सैलरी वगैरह खर्चे आ जाएंगे, यहाँ पर कोई चंदा वगैरह आएगा वो लिख देगा। और इसके अलावा क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या क्या कुछ रोल रहेगा इसमें। अगर देखो इनकम ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा, हमने क्रेडिट साइड लिखते ना इनकम का, हमने इनकम कहाँ लिखी थी, क्रेडिट साइड। अगर इनकम ज़्यादा है, यानी कि ये तो है, मान लिया कि ऐसे करके बताते हैं, मान लीजिए ये आ गया आपका 1 लाख रुपए, और यहाँ तक का टोटल आया 90,000 रुपये, तो 10,000 बच गया ना। इस 10,000 को बोलेंगे इसका सरप्लस। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक चीज़ और सच क्या बोलते हैं इसको, सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वर्ड करते हैं, सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के बजाय क्या वर्ड यूज़ करेंगे,
सरप्लस यूज करेंगे, ठीक है। सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सरप्लस, और इसके लिए हम डेफिसिट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया कि सपोज करो अगर ये डेबिट साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो हमारा लॉस हो जाएगा। एक्सेस वैसे वर्डिंग यूज करते हैं सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम, और ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और ये तो डाल देते हैं, ओके। इसके अलावा इफ डोनेशन अमाउंट इज लार्ज नोट सेड एनीथिंग सो इन दी लायबिलिटी साइड। अगर डोनेशन नॉर्मली तो इसमें आता है, किसमें आता है सर, नॉर्मली तो हम डाल देते हैं, लेकिन अगर अमाउंट उसकी मान ली डोनेशन दे दिया 10 लाख का, 1 लाख का, ये देखो नॉर्मली तो हम इसमें डाल देते हैं। अगर मान ले कोई है 5,000, 10,000, 20,000, छोटी अमाउंट है तो वो तो बिजनेस के अकॉर्डिंग है। देखो अगर कोई करोड़ों का बिजनेस है तो लाख भी छोटी अमाउंट है, अगर लाख का ही बिजनेस है तो हज़ारों में छोटी अमाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाल देते हैं, ठीक है। फिर ये बैलेंस शीट भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट में क्या कुछ लिखते हैं, देखिए एज ऑन लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। ये जो फॉर्मेट दिया गया है ये आपका पुराना ही चल रहा है, हॉरिजेंटल वगैरह, ठीक है, और वर्टिकल फॉर्मेट कंपनी एक्ट का आया हुआ है, वो भी करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड क्या हो जाए सर, कैपिटल फंड जो ओनर के, जो इनकी मेंबर का होगा, डोनेशन से, लाइफ मेंबर से, फीस से, इंट्रांस से, लिगेसी से, ठीक है, जो वसीयत वगैरह है वो, टूर्नामेंट फंड और सब्सक्रिप्शन, ये इनकम जो हो जाएगी आपकी जो यहाँ पर, और जो ये एसेट होगी सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लिया एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे तो एक्सेस वाला यहाँ आ जाएगा, और इनकम थी तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो आपने इनकम किया ना, जो सरप्लस था वो तो यहाँ डाल देंगे, और जो डेफिसिट वगैरह है, डेफिशिएंसी वर्ड यूज कर देते वैसे तो यहाँ पर डाल देते, वरना आप एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर लिख देना तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर, और इसी के साथ मोस्टली पोर्शन हमने कंप्लीट किया है, और होप सो कि आपको जल्दी ही मैं एमसीक्यू देने वाला हूँ। करीब करीब आप ये मानिए कि जितना मैंने करवा दिया उसके बेस पर आपको 150 के अबाउट एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। उसकी पीडीएफ मैं जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, जो पेड है, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, उनके पास सेंड कर दूंगा विद आंसर की। तो अगर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आए तो आप वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।